हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद डब्लू में। तो देखिए, आज हम लोग यूपीपी के लिए, ठीक है, प्राचीन इतिहास के सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो लूसेंट में दिए गए हैं, ठीक है, उनको छांट कर अपने हाथ से लिख कर आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये जो बोर्ड है थोड़ा धुंधला निकलेगा, लेकिन आप लोग इसे एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस पक्का दो फंसेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसको आप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो इसको सुन लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, इससे पक्का क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि मैंने भी यूपीपी रेडियो ऑपरेटर में 40 में से 36 क्वेश्चन जीएस का सही किया है। ठीक है, जीएस का कहाँ से आता है, मुझको ज़्यादा थोड़ा अनुभव है। ठीक है, तो आप मेरे कहने पर इसको एक बार सुन लीजिएगा, मेरे इस वीडियो को। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं। देखिए पहला क्या है, देखिए प्राचीन इतिहास में ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद बताया गया, हम लोग जानते हैं कि 4 वेद होते हैं। ठीक है, आपका ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और आपका यजुर्वेद, 4 वेद होते हैं। ठीक है, देखिए तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है। ठीक है, कोई पूछेगा ऋग्वेद में कितना मंडल है, तो 10 मंडल 1028 सूक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद न ये भारत का सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, देखो जो वेदों के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास है। ठीक है, कोई पूछेगा कि वेदों को संकलन करता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं। आगे चलें। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र यह सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और जो गायत्री मंत्र है ना, वो आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। ठीक है, तो कोई पूछेगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र का, यह सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र को आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। आगे चलते हैं और देखिए ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं। ठीक है, यानी कि हाथ से लिखे गए ऋचाएँ। ऋचाएँ मतलब कह सकते हैं कुछ मंत्र है जो ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते थे उस समय प्राचीन काल में। ठीक है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है, देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपका दशराग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपका दशराग युद्ध का वर्णन है, जिसमें एक 10 गो राजा एक तरफ होते हैं और राजा सुदास एक तरफ होते हैं। ठीक है, 10 राजा एक तरफ बलशाली होने के बावजूद भी राजा सुदास ने आपका दशराग युद्ध में उन 10 राजाओं को हरा दिया था। ठीक है, यह जो दशराग युद्ध हुआ था ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, वर्तमान में परुष्णी नदी का नाम रावी नदी है। आगे चले, उसके बाद देखिए पूछते हैं कि अगन्य शब्द का संबंध किससे है? तो आपको बताना पड़ेगा गाय से। ठीक है, ये पूछा हुआ है पेट में। अगन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से। अब आगे चलते हैं, अगला वेद है यजुर्वेद। देखिए यजुर्वेद में क्या है कि यज्ञ का नियम और बलि देने की प्रथा का वर्णन है। ठीक है, यज्ञ का नियम और बलि देने की प्रथा का क्या है, वर्णन है, किसमें? यजुर्वेद में। ठीक है, देखिए ये भारत का एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, कोई पूछेगा कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है, तो आप लोग क्या बताएंगे? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका सामवेद कौन सा है? सामवेद। देखिए सामवेद क्या है? सामवेद में ये इसमें आपका भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को। ठीक है, यानी कि गाना वाना के बारे में सब सामवेद में लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद यह भारत का सबसे नया वेद है। ठीक है, भारत का सबसे नया वेद कौन सा है? आपका अथर्ववेद। भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पूछेगा भारत का सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद, भारत का सबसे नया वेद तो आपका अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद में आपका जादू, टोना, वशीकरण और औषधि के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? जादू, टोना, वशीकरण और औषधि के बारे में किससे बताया गया है? आपका अथर्ववेद में। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए वेदांग 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कोई पूछेगा वेदांग कितने होते हैं, तो 6 आपको बताना पड़ेगा। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, ये 5 हुए। छठवां आप लोग बताइए। ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण,
ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते देखिए, आपको वेद कितने होते हैं? 4। उपनिषद 108 होते हैं। उपनिषद कितने होते हैं? 108। अब पुराण कितने होते हैं? 18। ठीक है, देखिए पुराण कितने होते हैं? 18। तो पुराणों में ना सबसे जो फेमस पुराण है वो मत्स्य पुराण है। देखिए मत्स्य पुराण भारत का सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, कोई पूछेगा सबसे प्राचीन पुराण का नाम क्या है, तो मत्स्य पुराण है। देखिए तो मत्स्य पुराण में किसका वर्णन है आपका? मत्स्य पुराण में आपका, हमको लग रहा है कि मत्स्य पुराण में आपका सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, यह मत्स्य पुराण सबसे पुराना वेद है। विष्णु पुराण में आपका मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है, यह बुक किसने लिखा है? आपका चाणक्य ने लिखा है। किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र बुक जो है वो चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। ठीक है, कौटिल्य या क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त कहते हैं। चाणक्य का ये उपनाम है, किसका? चाणक्य का। देखिए जो अर्थशास्त्र है इसमें 15 गो चैप्टर है। कितना है? 15 गो चैप्टर है अर्थशास्त्र में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए तो उसके बाद आपका आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी यह कल्हड़ ने लिखा है। ठीक है, राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये कल्हड़ ने लिखा है। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर इतिहास का मालूम चलता है। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस में मिलता है? आपका राजतरंगिणी के कल्हड़ में मिलता है। आगे चलें और देखिए उसके बाद चचनामा बुक किसने लिखा है? तो आपका अली अहमद ने। ठीक है, चचनामा बुक किसने लिखा है? अली अहमद ने। ठीक है, उसके बाद अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। ठीक है, अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। ठीक है, महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? आपका चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, उसके बाद डायमिकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। फायान किसके दरबार में आया था? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। आपको कौन सा? इब्न बतूता। ठीक है, हेनसांग किसके दरबार में आया था? आपका हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, अलबरूनी किसके दरबार में आया था? आपका तो महमूद गजनवी। ठीक है, अलबरूनी किसके दरबार में आया था? आपका महमूद गजनवी। ठीक है, इसने किताबुल हिंद लिखा है। ठीक है, किताबुल हिंद लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतवर्ष का जिक्र पूछेगा किस अभिलेख में लिखा गया है? तो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख में आपका भारतवर्ष का क्या है? जिक्र है। भारतवर्ष का जिक्र किस में है? आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, सती प्रथा का उल्लेख किस में है? आपका एरण अभिलेख में। कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख में आपका सती प्रथा का उल्लेख है। ठीक है, प्राचीन सिक्के को हम लोग क्या कहते थे उस समय? आज सिक्के कहते थे। क्या कहते थे? आज। पूछेगा प्राचीन सिक्कों को हम लोग क्या कहते थे? आज सिक्के कहते थे। ठीक है, उसके बाद इसे आज सिक्कों को हम लोग साहित्य में करसापण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज सिक्कों को साहित्य में क्या कहते हैं? करसापण के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? आपको बताएंगे, बताना पड़ेगा समुद्रगुप्त का। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त का है। ठीक है, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किसका है? चंद्रगुप्त का। आगे चलते हैं। एपिग्राफी क्या होता है? अभिलेखों का जो अध्ययन होता है एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब जो एपिग्राफी होता है ये अभिलेखों का अध्ययन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए समुद्रगुप्त था ना, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसे भारत का जो नेपोलियन है ना, ये स्टीव स्मिथ नामक व्यक्ति ने कहा है। ठीक है, इतिहासकार था जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, देखिए समुद्रगुप्त ना ये वीणा बजाने का बहुत शौकीन था। ठीक है, इसका पता उसके द्वारा उसके शासनकाल में चलाए जा रहे सिक्कों से मालूम चलता था, क्योंकि उसके सिक्कों पर ना वीणा बजाते हुए इसकी फोटो मिली है। ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्त था वो वीणा प्रेमी था। आगे चलते हैं। अब आगे चलिए, देखिए जो मंदिर होते हैं वो तीन डिजाइन में बनते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली में होते हैं। दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वो आपका द्रविड़ शैली में होते हैं। और जो आपके
दोनों में बनते हैं, यानी कि नागर शैली में भी और आपका द्रविड़ शैली में। देखिए नागर शैली में क्या होता है ना कि हचाक दिन एकदम त्रिभुज नियर बनाकर उसको ऊपर ले जाया जाता है मंदिर को, तो नागर शैली होता है। और द्रविड़ शैली में क्या होता है, एक के ऊपर रखकर एक के ऊपर रखकर एक के ऊपर एक रखकर आपका मंदिर बनाया जाता है, और द्रविड़ शैली में आता है। और कुछ ऐसे भी मंदिर होते हैं कि पहले एक के ऊपर एक रखे जाएंगे, उसके बाद ऊपर आकर त्रिकोणीय खड़ा कर देंगे, यानी कि उसमें नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली दोनों मिलकर बनते हैं, उसे हम लोग वेसर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, वेसर शैली कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए नागर प्लस द्रविड़ शैली से मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, वेसर शैली बनता है। ठीक है, आप देखिए एक और डिजाइन होता है पंचायतन। ठीक है, पंचायतन ये भी एक डिजाइन होता है मंदिर बनाने का। ठीक है, देखिए तो पंचायतन शब्द का संबंध किससे है, आपका मंदिर निर्माण कला से है। ठीक है, देखिए इसमें पंचायतन में आपका पंचायतन डिजाइन में कुछ मंदिर बने हुए हैं, जैसे आपका कंदेरिया महादेव मंदिर जो आपका मध्य प्रदेश में बनता है। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर जिसे हम लोग उड़ीसा में पड़ता है, बृहदेश्वर मंदिर, वो भी आपका पंचायतन शैली में बना हुआ है। उसके बाद लिंगराज टेम्पल उड़ीसा का, वो भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। उसके बाद दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, ये भी आपका पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में आपका सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में आपका दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी ये आपका रावी नदी के किनारे थी। किस नदी के किनारे थी, रावी नदी के किनारे थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आपका राखलदास बनर्जी ने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी किनारे था। ठीक है, देखिए उस समय बहुत जगह मिले, जिसमें सबका फेमस था लोथल। ठीक है, लोथल से आपका क्या मिला है, देखिए तो लोथल ना उस समय एक बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि भारत से लोग कहाँ जाते थे, अरब में यूरोप में व्यापार करने जाते थे। ठीक है, तो अपने सामान को लाते थे आपका गुजरात के लोथल पर, वहाँ पर उतारते थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग अपना व्यवसाय इसी तरह का करते थे। ठीक है, तो लोथल किससे संबंधित है, आपका बंदरगाह था उस समय, या इसे हम लोग गोदीवाड़ा कहते हैं। ठीक है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल का। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, आपका कालीबंगन से। ठीक है, जूता हुआ खेत का साक्ष्य आपका कालीबंगन से मिला है। सत्य में जयते आपका किस उपनिषद से लिया गया है, आपका मुंडकोपनिषद। ठीक है, सत्य में जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैन धर्म, देखिए जैन धर्म के जो पहले संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, पहले संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे, आपका महावीर स्वामी। क्योंकि जब जैन धर्म की स्थापना हुई थी तो जो ऋषभदेव थे वो आप जैन धर्म को अच्छे से चला नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने 4 नियम दिया था। आपका जैन धर्म में 4 नियम की चोरी न करना, अधिक संग्रह न करना, हमें किसी से झूठ न बोलना। ठीक है, और ये आपका और एक नियम दिए थे। ठीक है, और 5वां जो नियम था वो महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, इसीलिए हम लोग महावीर स्वामी को हम लोग जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। आगे चलें, देखिए जैन धर्म से का क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म में आपका महावीर स्वामी था, महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। ठीक है, बचपन का क्या नाम था, वर्धमान। ठीक है, बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था। ठीक है, इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। जो कल्प सूत्र है वो भद्रबाहु ने लिखा है। ठीक है, कल्प सूत्र जो पुस्तक है किसने लिखा है, भद्रबाहु ने लिखा है। अब आगे चलते हैं बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म से क्या पूछेगा, बौद्ध धर्म में आपका जो गौतम बुद्ध जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। इनके बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। इनके पुत्र का क्या नाम था, राहुल था। ये जब गृह त्याग किए, घर छोड़े, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, घर छोड़ने का जो क्रिया था। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
माँ विनिष्क्रमण, ठीक है। उसके बाद उनको जब ज्ञान मिला और उपदेश देने लगे तो आपको उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते थे, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस प्रोसेस को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए 4 गो आपका बोध संगतियाँ हुई थी, ठीक है। इसका मैंने ट्रिक बनाया है, राजा महाराजा आजा। राजा मतलब राजगृह में हुआ था, महाराजा मतलब महाकश्यप, ठीक है, अध्यक्ष थे, और आजा मतलब अजातशत्रु के समय हुआ था, ठीक है, 483 में। दूसरा जो बोध संगीत हुआ था इसका ट्रिक है, विष सबका काल है। विष मतलब वैशाली में हुआ था, सबका मतलब साबा कामी इसके अध्यक्ष थे। अकाल मतलब कालाशोक के समय हुआ था, ठीक है। 250 ईस्वी में आपका हुआ था गली में पीटू आशिक, तृतीय जो बोध संगीत थे। गली मतलब मोगली पुत्र गोसाल, ठीक है, उस समय अध्यक्ष थे। पीटो मतलब पाटलिपुत्र में हुआ था। आशिक मतलब अशोक के समय हुआ था, ठीक है। और 98 में आपका हुआ था जो चौथा बोध संगीति था वो आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कु मतलब कुंडलवन, क मतलब कनिष्क के समय, और वसु मतलब होता है वसुमित्र, वसुमित्र किसी का थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए और हम कुछ फेमस युद्ध हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1191 में, ठीक है। जो तराइन का प्रथम युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191। तराइन का दूसरा जो युद्ध था 1192 में हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। देखिए जो तराइन का प्रथम युद्ध था ना वो आपका मोहम्मद गौरी उसमें क्या हुआ था, हार गया था, और पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे, जीत गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए जब जब आपका तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हुआ ना तो उसमें आपका पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी क्या हुए थे, जीत गए थे। क्यों हार गए थे पृथ्वीराज चौहान? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे ना, ससुर अभी होने वाले थे, ठीक है, उन्होंने आपका तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की बहुत ही मदद की थी, ठीक है। और जब पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे, होने वाले ससुर थे, किसी कारण वो नाराज थे और वो अपनी बेटी की शादी कहीं दूसरी ओर करना चाहते थे। तो पृथ्वीराज चौहान गए घोड़ा से टिक 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 करते हुए उनकी बेटी को उठा के ला के ब्याह कर लिए। तो उसके पिताजी खिसिया गए और जाकर वो उसका बाबा मिल गया उससे, मोहम्मद गौरी से, मोहम्मद गौरी से मिल गया और सारा कुल पृथ्वीराज चौहान का काला चिट्ठा बता दिया उनको। अब उनकी कमजोरी पकड़ लिया पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी, और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था अगले ही साल 1192 में उनको एकदम धर के पटक दिया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान का हो गए थे, हार गए थे। अब आगे चलते हैं। चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद, ठीक है। जब एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ना मोहम्मद गौरी का, उसके बाद जो भी उसके सामने आए फाड़ देता था, ठीक है। यानी कि किसको अगले साल आपका 2 साल बाद 1194 में राजा जयचंद को फाड़ दिया था, ठीक है, यानी कि हरा दिया था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम के बीच, ठीक है। बाबर आया था आपका अफगान से और भारत में जब हिल गया था तो सबसे पहले लोधी वंश के जो आखिरी राजा थे इब्राहिम लोधी, उनको पाया, उनको चिराग दिन मार के ख़त्म कर दिया, ठीक है। पानीपत के दूसरे युद्ध में आपका 1556 में लड़े थे आपका अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। उसमें अकबर जो था वो 10-15 साल का था, उसके जो पिता थे वो मृत्यु कर चुके थे। तो अकबर जो ही आपका मतलब आपका अफगान से लौट कर आ रहा था तो बीच में हेमू का जो सैनिक था पकड़ लिया, खिसियाया अकबर, तलवार उठाया और चीर दिया, किसको, हेमू को, ठीक है। तो कहेंगे कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 में हुआ था, आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें से आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। उसके बाद आगे चलते हैं खानवा का युद्ध 1527 में। देखिए तो 26 में लड़ा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध, कौन, बाबर। जब बाबर हिल गया ना आपका भारत में तो देखिए उस समय क्या हुआ था कि बाबर जब अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था काबुल पे, तो अपने काबुल पे से दूर पर हट कर 2-4 अपने राज्यों को जीता। जब 2-4 राज्यों को जीत कर
जीत लेता था, फिर वहाँ पर शासन करने लगता था। तो जो आपका जो उसका जीता हुआ क्षेत्र था यानी कि काबुल था, उस पर फिर लोग कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तो जिसको जीतता था उसको छोड़कर दूसरे राज्य को जीतने जाता था ना, तो उस जो पहला राज्य जीता हुआ था उसको कब्जा कर लेते थे लोग। ठीक है, तो उसके लिए मतलब अफ़गानिस्तान में रहना मुश्किल था, तो भारत आया। ठीक है, भारत आया किसने? इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे महमूद की लोदी, उन्हीं कुछ नाम था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के चाचा थे, वो बोला है कि बापर तू आओ भारत, इब्राहिम लोदी के मार के तू चल जिए तो 2-4 को पैसा दे दे, हमार काम हो जाए, ओकरे बाद राजा हम बन जाए। इब्राहिम लोदी के चाचा बुलाए, और जब बाबर आया भारत में तो 1526 में इब्राहिम लोदी को मार दिया। जब इब्राहिम लोदी को मार दिया तो उसका चाचा कह रहा है इब्राहिम लोदी का कि अब तो तुम्हारा ख़त्म, तुम अपने देश जाओ। तो बाबर कह रहा है कि भाई हमारा घर कहाँ है, उधरिया तो सब हमको मार के खेत दिया है। ठीक है, तो हम अब यहीं रहेंगे भारत में। तो बगावत कर देते हैं। तो 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा संगा और उसके चाचा ने मिलकर बाबर से लड़ाई लड़ा था। लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए जिहाद का नारा देते हुए, ठीक है, आपका खानवा का युद्ध जीत गया था। ठीक है, उसके बाद पानीपत का तीसरे आपका 1761 में बता दिए थे। चंदेरी के युद्ध में 1528 में बाबर ने आपका मेदिनी राय को हराया। घाघरा के युद्ध में 1529 में बाबर ने आपका अफगानों को हराया था। ठीक है, उसके बाद चौसा के युद्ध में 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। 1540 में आपका बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने आपका हुमायूं को हराया था। टालिकाटा का युद्ध हुआ था 1565 में, जिसमें उसका विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था तालिकोटा के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर जीत गया था। पलासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था, अंग्रेज का हो गए थे, जीत गए थे। उसके बाद बांडीवास का युद्ध आपका 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। देखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आपको बस सुनना है, इसको देखना नहीं है, सुनना है इस वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।